एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमें वो जख्म दिया है जिससे पूरा हिंदुस्तान इस वक्त व्यथित है, गुस्से में आक्रोशित है और ये वक्त बदलेगा है। देखिए, इस देश में इमरजेंसी बैठक करने वाली सरकारें पहले भी बहुत रही, इसलिए सिर्फ इमरजेंसी मीटिंग से काम नहीं चलेगा। ये क्रिया की प्रतिक्रिया का वक्त है। पूरा देश चाहता है कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ताकि आगे से वो ऐसे हिमाकत ना करे। कितने इस तरह के हमले होते रहेंगे। 26/11 में क्या कुछ हुआ था सभी को पता है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों की निशंसता के साथ हत्या की गई है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, एक साथ कई लोगों को वहां पर बिठाकर गोली मारी गई। जैसा कि आप देखते होंगे ISIS के वीडियो जो जमाने में आया करते थे, उसमें जिस तरीके की दरिंदगी और क्रूरता होती थी, लगभग वो तस्वीर ही सामने आई है। और जानते हैं आप, पाकिस्तान इसे सेलिब्रेट कर रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि एक व्यक्ति केक लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग के अंदर जा रहा था। वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने उसे घेरा, उसे सवाल जवाब करने लगे, पूछने लगे। वो परेशान हो गया, हतप्रभ हो गया, बौखला गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दें। अब आप सोचिए, जबकि हर तरफ मातम है, गम है, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त परेशान है, रो रहा है, जिस तरह से कई लोगों की जान ले ली गई, कई परिवारों की खुशियां खत्म हो गई, और ऐसे में पाकिस्तानी जो उच्चायोग है भारत में, वहां पर जश्न, केक मंगवाया जा रहा है। इसी से पाकिस्तानियों की जो मंशा है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए पहले आप ये वीडियो। Cake for what is this celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you from Pak High Commission? Where are you from, sir? What is this cake for? ओकेजन क्या है? खाली ओकेजन 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए हैं? Where are you from, sir? आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का। Cake for what is this celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from? और ये सेलिब्रेशन उस वक्त वहां उच्चायोग में करने की तैयारी चल रही थी जब पूरा देश इस वक्त गमज़दा है, गुस्से में आक्रोशित है, क्योंकि उस रोज जो कुछ हुआ, जब आतंकियों ने बर्बरता की थी, चीख पुकार मच गई थी, वो तस्वीरें भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो इस मामले के पीड़ित हैं क्या कह रहे हैं, जरा उसे भी देखिए, सुनिए। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। किस चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ जो बात सबसे ज्यादा इस मामले में परेशान करती है, हैरान करती है, वो ये कि हिंदुस्तान में अब कोई हिंदू है इसलिए उसे मार दिया जाएगा। शुभम की पत्नी ने पूरा किस्सा सुनाया, और ये उन लोगों के लिए देखना बड़ा जरूरी हो जाता है जो इस वक्त बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, आदर्श की बातें, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे भाई ठीक है, हर किसी को पता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ईमान नहीं होता, लेकिन आखिर वो कहाँ से ये सब कुछ सीखते हैं? आखिर क्या धर्म की आड़ में उन्हें नफरती नहीं बनाया जाता है? आप देखिए क्या कुछ कहा गया वहां पर, कैसे पूछा गया था, हिंदू मुसलमान की पहचान की गई थी, और उसके बाद टारगेट किलिंग की गई हिंदुओं की। मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। सामने मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में। इतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके बोलते, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। देश यकीनन गुस्से में है, हर तरफ से आवाज यही आ रही है, ये बदले का वक्त है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है, चाहे जैसे सिखाया जाए। सबसे मुफीद वक्त तो है ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में लेने का, क्योंकि आपको भी पता है कि वो आतंकवादियों के लिए, दहशतगर्दियों के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। कई लॉन्चिंग पैड वहां पर आतंकवादियों के हैं। मनोज मुंतशिब एक लेखक हैं,
गाने वगैरह भी लिख चुके हैं और कई कार्यक्रमों में आप उनसे देखते हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने अपनी भाषा में ये बात कही कि जो रावण का वध नहीं कर सकता वो हमारा राम नहीं। यानी सरकार में बैठे लोगों से उनकी भी अपेक्षा है, कई लोगों की अपेक्षा है कि सरकार कठोर कार्रवाई करे। हफ्ते में एक दिन भूखा सोने वाला गरीब भारत 1965 में लाहौर तक घुस गया था। आज तो हम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हैं। आज अगर आपके होते हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे कि हमारे पास अर्जुन जैसा पिता था फिर भी हम अभिमन्यु की तरफ मारे गए। इतिहास सड़ी गली लाशें नहीं, विजय के ध्वज गिनता है मोदी जी। जो लंका नहीं जला सकता वो हनुमान नहीं है, जो रावण का वध नहीं कर सकता वो मेरा राम नहीं। और इन सब के बीच अपने देश में कुछ नेता बेशर्मी वाले बयान की दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को जरा सुन लीजिए। टीएमसी कई दिनों में नेता है, भारतीय जनता पार्टी में लंबे वक्त तक रहे थे। वो क्या कह रहे हैं कि मीडिया वाले हिंदुओं को सम्मान कर रहे हैं। अरे भैया सुनिए, इस बयान को सुनिए। जो पीड़ित है ना, उनके दुख को अगर आप बांट नहीं सकते तो कम से कम उस पर नमक तो मत छिड़किए। शत्रुघ्न सिन्हा जी, क्या घटना घट रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की जरूरत है। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारती गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला। और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हम तो होंगे 20-30। सरकार तो गई हुई है। दरअसल ये जो घटना घटी, इसके पीछे की कहानी को आप समझिए। इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी ये है कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में हर तरफ खुशहाली देखने को मिल रही थी। धीरे धीरे आतंकवादियों के प्रति जो लोगों के मन में सहानुभूति होती थी, वो चीज़ें भी खत्म हो रही थी। पर्यटन उद्योग वहाँ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। लोग अब काम धंधे पर ध्यान देना शुरू कर रहे थे। पत्थरबाज खत्म हो गए थे। यानी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाने वाला बहुत कम वहाँ पर कुल बचा था। इससे कहीं ना कहीं दहशतगर्द बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे। और पाकिस्तान में बैठे उनके हुक्मरान भी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो सियासतदानों की दुकान ही चलती है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा से। वहाँ के सेनाध्यक्ष को लेकर किस किस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा। और वो सुनकर आपको पता चलेगा कि क्या कोई किसी देश का सेनाध्यक्ष जो होगा वो भी आतंकवादियों की तरह हरकत कर रहा होगा। एक बात बहुत साफ है, लोकल सपोर्ट के बिना पहलगाम में जो हुआ वो नहीं हो सकता। लेकिन क्या अब वो लोग भी पछता नहीं रहेंगे जिस तरह के हालात बन रहे हैं? यकीन मानिए कि अब वहाँ पर्यटन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। मेरी कई लोगों से वहाँ पर बातचीत हुई है। जिन होटलों में बुकिंग नहीं मिल रही थी वो अचानक से खाली हो गए हैं। जो हवाई किराया बहुत ज़्यादा इस वक्त होता था श्रीनगर जाने के लिए, वो किराया अचानक से, यहाँ से जाने की किराए की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रॉप हो गया है। मतलब जो जगह भीड़ भाड़ वाले थे, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते थे, टैक्सी वालों को काम मिलता था, जो सामान लोग बेचते थे, जो होटल वाले थे, रेस्टोरेंट वाले थे, उन्हें काम धंधे मिलते थे, वहाँ पर गाइड को काम मिलता था। मतलब आपको पता है कि पर्यटन से कैसे हज़ारों हज़ार लोगों का रोजगार चलता है। वो सभी लोग खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ फिलहाल अब खाली ही दिख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ से वापसी कर रहे हैं। हालांकि मैं अपील करना चाहूँगा देशवासियों से, सभी लोगों से, कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो। देश मजबूत हाथों में है। अपनी जो एजेंसियां उन पर भरोसा करिए। मुझे नहीं लगता कि अब आगे कुछ होने वाला है, कोई और अप्रिय घटना घटेगी।
जो घटना घटी उसकी कोई भी वकालत नहीं कर सकता है, वो गलत है और इसमें एजेंसियों की चूक भी है। इंटेलिजेंस फेल्योर साफ तौर पर नजर आता है और मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने गिरेमां में भी झांक कर देखने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात सभी को पता है। ऐसे में क्यों नहीं वहां पर इस तरीके के इंतजाम किए गए थे कि आतंकवादी अपनी ये जो जिस तरह के मंसूबे उनके नापाक थे उसमें कामयाब ना होने पाए, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग होंगे वहां पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होंगे, करोड़ों करोड़ का जिनका बजट होता है सरकार की तरफ से, जो पैसा जाता है उनकी सैलरी पर या बाकी चीजों में, वो क्या कर रहे थे? अगर ये फेल्योर है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे थे मुस्तैदी के साथ? सवाल कई हैं, इनके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सख्त लहजे में पाकिस्तान को नाम भी लिए बिना चेतावनी दे रहे हैं, उसके कई निहितार्थ हैं। आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से पाकिस्तान को चुनौती दी है, और ऐसे में आने वाले वक्त में कुछ घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है, इस तरीके की संभावना बहुत ज्यादा है। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।